आपका अगर सिलेबस देखा जाए हॉस्टल वार्डन का, तो हॉस्टल वार्डन के सिलेबस को रवि सर पहले ही प्रॉपर तरीके से बता चुके हैं। मैं आपसे केवल बाल विकास से रिलेटेड टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या सिलेबस में पॉइंट दिया गया है, मैं उसके बारे में बात करता हूं, फिर उसके बाद हम टॉपिक को कैसे पढ़ना है उस पर चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले सिलेबस में आपका टॉपिक लिखा हुआ है क्या, शिक्षा एवं मनोविज्ञान, शिक्षा व मनोविज्ञान। तो सबसे पहले हमको मनोविज्ञान को डील करना है, फिर उसके बाद हम उससे रिलेटेड टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला टॉपिक है आपके सिलेबस का। दूसरा टॉपिक जो दिया हुआ है, दूसरा टॉपिक है बुद्धि, इंटेलिजेंस। तीसरा टॉपिक दिया हुआ है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। फोर्थ टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो वो दिया हुआ है व्यक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। सब आसान टॉपिक है, आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा बहुत आसान है। फिर अगर मैं फिफ्थ टॉपिक की बात करूं तो आप देखेंगे यहां सृजनात्मकता या सृजनशीलता, क्रिएटिविटी। फोर्थ टॉपिक अगर देखते हैं तो फोर्थ टॉपिक है आपका समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। और सेवेंथ टॉपिक दिया हुआ है निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। आपके सिलेबस में ये जो टॉपिक है हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में, ये पूरे 10 नंबर का दिया हुआ है। और ये टॉपिक हार्डली आपको अगर पढ़ने पर 15 घंटे लगेंगे। पहली बार जब रिवीजन करोगे तो 3 घंटे, और शायद दूसरी बार जब रिवीजन करोगे तो 1 घंटे। 1 घंटे के रिवीजन में ये सारा का सारा टॉपिक बड़ी आसानी से कवर कर लेंगे आप। तो पहले अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो हार्डली मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 15 घंटे के आसपास लगेंगे, मतलब 15 दिन हम आमने सामने होंगे और ये बोर्ड में जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं वो सारा का सारा हम कवर कर लेंगे। सिलेबस आपको समझ में आया? जितने भी हम हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, अब तक जितने भी सिलेबस में बदलाव हुआ था उसमें सबसे नया बदलाव यही आपको दिखेगा। बाल विकास अर्थात बाल मनोविज्ञान को क्या किया गया है, सिलेबस में शामिल किया गया है। सिलेबस में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि जब हॉस्टल वार्डन की भूमिका में आप रहेंगे तब आपको इन्हीं जो बोलते हैं 6 से आपको 14 से 18 वर्ष के बच्चों को क्या करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए बाल मनोविज्ञान का, इसलिए इसको शामिल किया गया है। तो अब मैं बताऊंगा इसको पढ़ना कैसे है। दोनों चलेगा, हम नोट्स भी बनाएंगे। जैसे अगर कोई टॉपिक, जैसे नोट्स कब बनाएंगे, जब कोई कॉन्सेप्ट अपने को समझना होगा नोट्स, और जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो उसका आपको क्या मिलेगा, प्रॉपर जो ऑनलाइन जो स्टूडेंट है उनको आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्लास के एक दिन पहले आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले, और क्लास में हम साथ में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आपके हाथ में हार्ड कॉपी होगी और मैं यहाँ बोर्ड पर उस क्वेश्चंस को इंसर्ट करूंगा और उसको हम साथ में सॉल्व करेंगे समझते हुए। तो नोट्स जो है हम क्लास में हैंड रिटन बनाएंगे, हैंड रिटन नोट्स होगा कुछ टॉपिक्स के। और कुछ टॉपिक है जैसे ये आप देखिएगा समावेशी शिक्षा, इसका बस मैं आपको प्रिंट प्रोवाइड कराऊंगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, आसान है लेकिन लंबा है। तो उसको हम क्या करेंगे, नोट से पढ़ लेंगे। बाकी हमारा जो भी पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा हैंड रिटन पढ़ेंगे, उसमें ज्यादा आपको लिखने पेज देने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको आसानी से याद हो जाएगा। केवल और केवल जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे वो आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं, आपका एक सिलेबस का पहला टॉपिक है शिक्षा व मनोविज्ञान। तो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्या, मनोविज्ञान से। अच्छे से समझिएगा, अभी तक आपने ये मनोविज्ञान क्या होता है ये आपने अभी तक जाना नहीं है, तो आप समझिएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, हम आज जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी समाजशास्त्र पढ़ा होगा, अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, राजनीतिक विज्ञान पढ़ा होगा, तो ये सब कहीं ना कहीं एक विषय का हिस्सा हुआ करते थे, और वो विषय होता है दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र के विषय से ही इस विषय की उत्पत्ति हुई है। तो पहला क्वेश्चन जो ये पूछा जाता है कि मनोविज्ञान किस विषय से जन्म लिया है, मनोविज्ञान का जन्म किस विषय से हुआ है, या मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से हुई है, तो आप याद रखिएगा दर्शन शास्त्र से, यहां पर आप याद रखिएगा। और मनोविज्ञान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा साइकोलॉजी। स्पेलिंग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पी इसमें साइलेंट है।
साइकोलॉजी। और ये पूछा जाता है कि साइकोलॉजी जो है किस भाषा से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है। तो आप याद रखें भाषा के बारे में, तो अगर मान लो हिंदी में अगर बोलेगा तो वो यूनानी भाषा लिखेगा, यूनानी भाषा। अगर वो इंग्लिश वाला शब्द यूज करेगा तो वो क्या होगा, ग्रीक, या इसको देवनागरी में भी ऐसा ऑप्शन आपको दे सकता है। तो आप याद रखिएगा यूनानी भाषा से लिया गया है, लेकिन अगर इंग्लिश वाला पूछेगा तो उसमें ग्रीक या तो फिर इस तरीके से देवनागरी में लिखेगा। अब ये देखिएगा कि होता क्या है मनोविज्ञान क्या है। तो आप बस एक सिंपल सा सरल लाइन में याद रखिएगा कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन। क्या है, तो व्यवहार का अध्ययन है। जैसे आपने सुना होगा कई बार आप पढ़ते हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट। तो पहले क्या है, मनोविज्ञान की शुरुआत होती है, इसमें हम क्या देखते हैं, सबके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अब अगर मान लो बाल मनोविज्ञान बोलना है तो वो क्या करते हैं, बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं अपराध मनोविज्ञान, तो उसमें अपराधियों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। वही अगर शिक्षा मनोविज्ञान बोल दिया गया तो पढ़ते हुए बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ये है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान में क्या किया जाता है, तो उसका अंतिम लक्ष्य याद रखेगा, क्या किया जाता है, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो एक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। पीडीएफ जो मिलेगा बाइलिंगुअल होगा, पीडीएफ जो रहेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल रहेगा आप लोग के लिए। एमसीक्यू भी जो रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा। तो क्या अभी तक 3 क्वेश्चन इसी पेज से अभी तक पूछे जा सकते हैं। पहला है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से हुई है, तो पहला टॉपिक होगा क्या, पहला जो आंसर होगा वो होगा दर्शन शास्त्र। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी किस भाषा से बना हुआ है। तो आप याद रखिएगा किस भाषा से, यूनानी भाषा से। ये हिंदी में है, लेकिन अगर मान लो इंग्लिश टर्म अगर यूज किया जाता है यूनानी का, वो क्या हो जाता है आपका, ग्रीक या देवनागरी में ऐसा करके लिख सकता है। अब तीसरा प्रश्न ये बनता है कि मनोविज्ञान में क्या किया जाता है, तो अंतिम लक्ष्य क्या होता है मनोविज्ञान में, किसी के व्यवहार का अध्ययन करना। इसके लिए जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बाल मनोविज्ञान भी इसके अंतर्गत एक शाखा है। फिर अपराध मनोविज्ञान भी है, तो उसमें क्या करते हैं, बाल मनोविज्ञान में बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। फिर अगर अपराध मनोविज्ञान की बात करें तो क्या होगा, अपराधियों के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। अभी तक इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब डाउट आना शुरू हो जाएंगे। देखिए इसमें से आपके 3 प्रश्न बन सकते हैं, जो क्वेश्चन जो बन सकते हैं मैं वहीं पर आपको हिंट करा दूंगा। यहां से एक तो ये प्रश्न बन सकता है, दूसरा ये प्रश्न बन सकता है, तीसरा ये प्रश्न बन सकता है। अब चलिएगा थोड़ा डाउट लेकर आते हैं, आपको नए नए नाम सुनाते हैं, आपने अभी तक ऐसा नाम नहीं सुना होगा। तो देखिए मनोविज्ञान जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, मनोविज्ञान जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो इसका एक प्रॉपर क्या है, इतिहास क्रम है। इसके इतिहास से भी प्रश्न पूछा जाता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका काफी बड़ा, पहला यहां से एक प्रश्न बनता है। और दूसरा प्रश्न बनता है कि मनोविज्ञान के कई सारे संप्रदायों की स्थापना हुई है। मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान के संप्रदाय, मनोविज्ञान की क्या स्थापित हुए, संप्रदाय। संप्रदाय का मतलब है यहां पर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। सब आसानी से समझ में आ जाएगा, अभी एकदम घबराना नहीं है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अब समझिएगा क्या बताना है। सबसे पहले हमको इसका क्या पढ़ना है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ना है। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो आपका जो शिक्षा प्लस मनोविज्ञान लिखा है उसमें मनोविज्ञान वाला टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। फिर हम उसी का दूसरा जो टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, जब मनोविज्ञान के इतिहास क्रम को देखा जाता है, मनोविज्ञान का इतिहास क्रम देखा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि हम अभी क्या बोले थे, मनोविज्ञान में क्या करते हैं, हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो पहले ये नहीं था, आज ये बोला जाता है कि व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो अलग अलग समय में लोग अलग अलग तत्वों की अध्ययन करते थे, मतलब तत्वों का अध्ययन करते थे। समझिएगा सबसे पहले क्या होता था, आत्मा का अध्ययन होता था। सबसे पहले वाले समय में किसका अध्ययन होता था, आत्मा का अध्ययन होता था। फिर 2000 साल के बाद चला मन या मस्तिष्क का अध्ययन, मन
या मस्तिष्क का अध्ययन। और उसके पश्चात आया चेतना। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल दूंगा, फिक्र ना करें। चेतना का अध्ययन पहला बोला गया स्टडी ऑफ सोल, सेकंड बोला गया स्टडी ऑफ माइंड और ब्रेन, और फिर बोला गया स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, और फिर सबसे लास्ट में आया व्यवहार का अध्ययन। तो आज अगर पूछा जाता है कि मनोविज्ञान क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, क्या बताया है कि व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इससे पहले क्या होता था, सबसे पहले इतिहास में क्या चलता था इसके, सबसे पहले आत्मा का अध्ययन होता था, फिर मन का अध्ययन होता था, फिर चेतना का अध्ययन माना गया, और फिर लास्ट में क्या माना गया, व्यवहार का अध्ययन माना गया। तो आपका एक प्रश्न यहां से बन सकता है कि अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर मनोविज्ञान क्या कहलाता था, तो पहले क्या कहलाता था, आत्मा का विज्ञान कहलाता था या आत्मा का अध्ययन किया जाता था, दूसरे में मन का अध्ययन किया जाता था, तीसरे में चेतना का अध्ययन किया जाता था, और चौथा क्या है, व्यवहार का अध्ययन किया जाता था। तो आपको 4 पॉइंट याद रखने, सबसे पहले आत्मा, आत्मा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता था, मनोविज्ञान। दूसरा जो है वो कहलाता था मन या मस्तिष्क का अध्ययन करना, तीसरा चेतना का अध्ययन करना, और चौथा जो होता है वो होता है व्यवहार का अध्ययन करना। क्या ये समझ में आया सीक्वेंस आपको? एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, प्रकृति कोई भी डाउट नहीं आएगा। अब बस अभी आप ध्यान दें, कॉन्सेंट्रेट करें। आप शिक्षक भर्ती की बैच से हैं क्या? जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, आपको तो पहले से याद होगा, फिर सब आधा डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां पर देखिएगा, अब इतिहास जो स्टार्ट हुआ है वो ऐसे तो नहीं होगा, कोई ना कोई उस समय के बड़े बुद्धिजीवी होंगे, फिलोसोफर होंगे, उस समय के जो ग्रेड जो होंगे, ब्रिलियंट पर्सन लोग होंगे, तो उनके बारे में देखना है। तो सबसे पहले इतिहास को मैंने ये बताया कि पहले आत्मा का अध्ययन किया जाता था, मन, फिर चेतना, फिर व्यवहार। तो आज अगर लास्ट में देखा जाता है केवल और केवल व्यवहार का अध्ययन होता है। ये सब पुराने हो गए, नया थॉट जो आया है वो क्या है, व्यवहार, बिहेवियरिज्म या बिहेवियर। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इतिहास क्रम में, तो इतिहास क्रम को बांटा जाता है आत्मा का विज्ञान के रूप में, आत्मा का विज्ञान। तो मनोविज्ञान एक विज्ञान है, और जिसमें पहले किसका अध्ययन किया जाता था, आत्मा का। तो पहला हेडिंग डालिएगा विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, हेडिंग होगा इंग्लिश में साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ सोल। तो ये जो साइंस ऑफ सोल है, ये जो कॉन्सेप्ट है, आपको याद होगा सिकंदर महान, यूनान या मैसेडोनिया के राजा, उनके गुरु हुआ करते थे कौन, अरस्तु। तो या अरिस्टोटल नाम सुना होगा आपने, उनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि अगर मनोविज्ञान अर्थात मानव को जानना है तो किसका अध्ययन करना है, आत्मा का अध्ययन करना है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका था, अरस्तु का था। और इसको समर्थन देने वाले जो व्यक्ति थे उनके नाम भी आपको याद रखते हैं। अरस्तु तो थे ही, अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो, डेकार्ट। थोड़े नाम आप लोग के लिए नए नए रहेंगे, जो जिन्होंने कभी शिक्षक भर्ती की तैयारी या शिक्षक भर्ती से जुड़े नहीं होंगे उनके लिए ये नाम नए होंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, जब 2 से 3 बार रिवीजन हो जाएगा ये सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। प्लेटो के बाद है, आप याद रखिएगा, रुडोल्फ गोइकिल। जो नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं केवल उन्हीं लोग के नाम लिखूंगा, रुडोल्फ गोइकिल। एक नाम और है गैरिट। ये सभी नाम अभी प्रयुक्त होने वाले हैं, इसलिए याद रखना। अब देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट किसका था, अरस्तु का था। और कौन कौन लोग इसको फॉलो करते थे, कौन कौन लोग सपोर्ट करते थे, तो प्लेटो, प्लेटो के बाद डेकार्ट, डेकार्ट के बाद कौन है, रुडोल्फ गोइकिल, और रुडोल्फ गोइकिल के बाद कौन है, गैरिट। ये सारे नाम आपको थोड़ी देर में याद करने, या धीरे धीरे करके याद हो ही जाएंगे। तो सबसे पहले थॉट क्या आता था कि हमारे पास, हमको जानकारी कहां से मिलती है, हमारी इंद्रियों से। तो हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं, याद करो, पता होगा आपको, हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं, 5। और इन इंद्रियों के माध्यम से हमको क्या मिलता है, मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से हमको क्या मिलता है, एक प्रकार का सूचना मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है। हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन है उनसे आपको क्या मिलता है, एक प्रकार का इंफॉर्मेशन मिलता है। तो अरस्तु का कहना था कि ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन कहां जाता है, आत्मा तक जाता है। इसलिए अगर मानव को जानना है, मानव को जानना है, व्यवहार मतलब मानव के बारे में जानना है कि व्यवहार कैसा है, क्या होगा,
इसका नेचर कैसे रहेगा। तो मानव को जानना है तो किसका अध्ययन करना है, तो इन्होंने कहा इसका अध्ययन करना पड़ेगा। किसका? आत्मा का अध्ययन। किसका अध्ययन करना पड़ेगा? आत्मा का अध्ययन करना पड़ेगा। यह कहना था किसका? अरस्तु का। लेकिन यहां तक समझ में आया? आत्मा का अध्ययन करना पड़ेगा, किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था, क्योंकि जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इंद्रियों से, सेंसरी ऑर्गन से, वो कहां तक पहुंचती है? आत्मा तक पहुंचती है। फिर जब डेकार्ट ने इस कॉन्सेप्ट का समर्थन किया, डेकार्ट ने इस कॉन्सेप्ट का समर्थन किया, तो डेकार्ट से पूछा गया कि आत्मा क्या है। जब इनसे पूछा गया आत्मा क्या है, तो ये क्या करते हैं? आंसर देते हैं, ये उत्तर देते हैं कि रक्त ही क्या है? आत्मा है। ये उनका सपोर्ट करते हैं, डेकार्ट का। डेकार्ट सपोर्ट करते हैं अरस्तु का, और अरस्तु क्या बताते हैं? कि रक्त ही आत्मा है। अब इनसे पूछा गया कैसे बोल रहे हो आप, तो ये बताते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति जीवित रहता है तो उसके शरीर में रक्त का बहाव होते रहता है, कि ब्लड फ्लो होते रहता है, लेकिन उसके मर जाने पर ब्लड फ्लो होना रुक जाता है। तो मुझे लगता है कि रक्त ही क्या है? आत्मा का स्वरूप है। क्या ये समझ में आया? क्या डेकार्ट किस प्रकार इसका समर्थन कर रहे थे? कोई डाउट तो नहीं है अभी? इंद्रियों के माध्यम से सूचना आत्मा तक पहुंचती है, इसलिए मानव को जानने के लिए किसका अध्ययन करना चाहिए? आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। डेकार्ट से पूछा गया कि आत्मा क्या है, तो उनका उत्तर क्या आया? रक्त ही आत्मा है। सोल इज ब्लड। अब यहां पर क्या है? अब यहां पर देखिएगा, ये जो आत्मा का अध्ययन है, इस समय मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई नहीं थी। मनोविज्ञान शब्द का यूज ही नहीं होता था इस समय। ये अरस्तु ने आत्मा का अध्ययन जो होता था उसे नाम दिया था क्या? अंतःकरण। क्या नाम दिया गया था? अंतःकरण। मतलब किसी व्यक्ति को आंतरिक रूप से जानना। किसी व्यक्ति को क्या करना? आंतरिक रूप से जानना, अंतःकरण। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। क्या नाम दिया गया था? तो याद रखना, अंतःकरण। इस समय मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई थी, और मनोविज्ञान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? साइकोलॉजी। मतलब साइकोलॉजी शब्द को अभी तक डिराइव या डिफाइन नहीं किया गया था। अरस्तु ने जो नाम दिया था वो क्या था? अंतःकरण था। अब देखिएगा आगे चलकर रुडोल्फ गोइकिल आएंगे, इनके बारे में जानिए। आगे चलकर बहुत समय बाद 1590 में आएंगे कौन? रुडोल्फ गोइकिल। रुडोल्फ गोइकिल। और रुडोल्फ गोइकिल क्या करते हैं? इस समय एक बहुत फेमस बुक लिखेंगे, और उस बुक का नाम ही होगा साइकोलॉजिया। 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 और इसी साइकोलॉजी बुक में पहली बार मनोविज्ञान, या बोलना चाहिए क्या? साइकोलॉजी, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया। शब्द का प्रयोग किया गया। क्या ये चीज समझ में है? पहली बार कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया। कौन सी बुक में? तो बुक थी रुडोल्फ गोइकिल की, साइकोलॉजिया। और रुडोल्फ गोइकिल ने कहा कि अरस्तु ने मानव अध्ययन को क्या कहा था? अंतःकरण कहा था। क्या कहा था? अंतःकरण। मैं उसे मनोविज्ञान, या अगर मान लो इंग्लिश में लिखना है तो क्या हो जाता है ये? साइकोलॉजी कहता हूं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि किसने अरस्तु के अंतःकरण वाले लाइन को या अंतःकरण को मनोविज्ञान नाम दिया है, साइकोलॉजी नाम दिया है, तो ये नाम आना चाहिए किसका? रुडोल्फ गोइकिल का। क्या इतना समझ में आया? क्या आप ये बताएं, इतना क्लियर हुआ थोड़ा सा कि भाई अरस्तु ने मानव अध्ययन तो चालू किया था, और मानव अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? मानव अध्ययन के पक्ष को मनोविज्ञान कहते हैं। लेकिन अरस्तु ने जब चालू किया था तो उस समय उसने नाम दिया था अंतःकरण।
लेकिन बहुत समय के बाद रुडोल्फ गोइकिल आते हैं और रुडोल्फ गोइकिल क्या बोलते हैं, एक बुक लिखते हैं जिसका नाम ही रहता है क्या, साइकोलॉजी। और इस साइकोलॉजी बुक में पहली बार कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, तो पहली बार याद रखिएगा साइकोलॉजी, या जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान, इस शब्द का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो अरस्तु के द्वारा जो अंतःकरण था उसे रुडोल्फ गोइकिल ने क्या कहा, साइकोलॉजी या मनोविज्ञान। बाकी लोग बताओ, कोई दिक्कत है क्या? ना ना, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, अभी कुछ नहीं, अभी फादर ऑफ साइकोलॉजी अभी आगे आएगा, अरस्तु को ही बोलेंगे फादर ऑफ साइकोलॉजी, और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी जो होगा वो विलियम वुंट होंगे। विमला थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, सब समझ में आ जाएगा, पहली बार शायद पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डाउट होगा ही। बाकी आप कंप्यूटर पढ़ेंगे आपको डाउट नहीं आएगा, क्योंकि आप पहले भी पढ़े हैं, किसी और एग्जाम के लिए तैयारी किए हैं। मैथ्स पढ़ोगे तो मैथ्स में भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज में आपने पढ़ा ही है, लेकिन ये आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है, नाम ही आपके लिए एकदम नया होगा। तो जहां पर नाम नया है वहां पर कॉन्सेप्ट समझने में भी क्या होगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपको पूरा चीज क्लियर रहेगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या क्वेश्चन बनता है कि रुडोल्फ गोइकिल की बुक का नाम क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बनेगा आपका कि पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो एक तो बुक को लेकर पूछेगा, और साइकोलॉजी शब्द का यूज किसने किया था, तो रुडोल्फ गोइकिल ने किया था। अब आगे देखते हैं, अब गैरिट भी कहां पीछे रहने वाले हैं। गैरिट क्या बोलते हैं कि अरस्तु का जो सिद्धांत था आत्मा का अध्ययन, मैं उसका सपोर्ट करता हूं, और मैं ये भी मानता हूं कि उसे अब क्या कहा जाना चाहिए, साइकोलॉजी कहा जाना चाहिए। मतलब इन्होंने क्या किया, अरस्तु के आत्मा सिद्धांत का क्या किया, इन्होंने समर्थन किया, क्या किया इन्होंने, समर्थन। दूसरा पॉइंट, उसे क्या माना, मनोविज्ञान कहा, उसे क्या कहा, मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या तो इंग्लिश का ये वाला वर्ड लिख सकते हो या तो ये वाला, साइकोलॉजी कहा, साइकोलॉजी कहा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब इन्होंने क्या किया कि जो साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी या मनोविज्ञान शब्द है, इसको इन्होंने क्या किया, दो पार्ट में तोड़ा है। दो पार्ट में कैसे टूटा है, तो एक टूटा है क्या, साइकी, साइकोलॉजी को दो पार्ट में तोड़ा, एक टूटा साइकी और दूसरा टूटा किसमें, लॉगस में। तो यहां पर आप अच्छे से याद रखिएगा, साइकी और लॉगस। तो यहां पर लॉगस का मतलब ये इन्होंने बताया, ज्ञान या अध्ययन। लॉगस का मतलब क्या होता है, ज्ञान या अध्ययन। और साइकी को बोला कि मैं तो भाई किसका समर्थन करता हूं, अरस्तु के आत्मा सिद्धांत का। तो ये साइकी का मतलब कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, आत्मा है। इस प्रकार साइकोलॉजी का मतलब मैं ये कहूंगा कि आत्मा का अध्ययन होता है। तो आपका एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि साइकोलॉजी को अगर दो भाग में तोड़ा गया, लॉगस का मतलब अगर अध्ययन या ज्ञान हुआ, तो साइकी का अर्थ क्या है, तो साइकी का अर्थ क्या है, आत्मा। और ये आत्मा कहने वाले कौन थे साइकी को, तो आपको नाम याद रखना है, गैरिट। बिल्कुल, सबको याद करना पड़ेगा, दो तीन बार अच्छे से पढ़ेंगे सब याद हो जाएगा। मैं जितना हो सके आप लोग को रिवीजन कराऊंगा, नोट्स भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिलेगा। पहले इस चीज को समझिए आप, जो आप पहले के स्टूडेंट होंगे, अगर मान लो आप शिक्षक की तैयारी कर रहे होंगे, बीएड डीएड किए होंगे, उनके लिए बहुत आसान होगा, उनको शायद ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन आप अगर मान लीजिए ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल और केवल हॉस्टल वार्डन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने शिक्षक भर्ती बीएड डीएड नहीं किया होगा, तो ये जो टॉपिक होगा आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, थोड़ा सा टफ लगेगा। तो देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहला तो ये है आत्मा का विज्ञान, मैं पीपीटी के थ्रू भी पढ़ा सकता हूँ, पीपीटी के थ्रू में पढ़ाने में मुझे और सहायता होगी और सरलता होगी। मुझे केवल क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन जब तक आप अपने हाथ से पेन कॉपी नहीं उठाओगे, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, और विषय आपके लिए बहुत ज्यादा नया है, नया है, इस कारण क्या होगा कि आपको समझने में, पढ़ने में समय लगेगा, लर्न करने में समय लगेगा। तो स्टार्टिंग का एक दो टॉपिक मैं ऐसे ही करूंगा, और जब रिवीजन कराऊंगा तो मैं आपको पीपीटी के थ्रू कराऊंगा, और उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसके नोट्स आप प्रिंट करा लीजिएगा। तो यहां पर देखो, अभी तक हमने पहला ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है
कितने कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं हम लोग को? मनोविज्ञान के 4 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं पहले। तो पहला हम कहां तक पहुंचे हैं? आत्मा तक। फिर उसके बाद मन की ओर चलना है। तो आत्मा कहां पहुंचे हम लोग? आत्मा पहुंचे हैं। तो आत्मा का कॉन्सेप्ट किसने लेकर आया था? अरस्तु ने लेकर आया था आत्मा। अरस्तु। इसके समर्थन में 4 लोगों का नाम आपने देखा। प्लेटो, ये अरस्तु के गुरु थे। दूसरा आप डेकार्ट, डेकार्ट के बाद रुडोल्फ गोइकिल, रुडोल्फ गोइकिल के बाद कौन है आपके? गैरिट है। नाम आपके लिए नए हो सकते हैं। अब प्लेटो और अरस्तु का नाम तो सुना होगा आपने, लेकिन इनके नाम आपने नहीं सुनेंगे अब तक। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि जितनी भी हमको सूचनाएं मिलती है वो कहां से आती है? हमारे सेंसरी ऑर्गन से। जैसे कि आप मुझे मोबाइल के थ्रू देख रहे हो, कानों के थ्रू सुन रहे हो, आप अगर कुछ चीज स्मेल करते हो तो उसके थ्रू। तो क्या होता है? 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन, आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। जैसे आपको ठंडी हवाएं महसूस होती है तो त्वचा से महसूस होती है, तो वो भी क्या है? आपकी सेंसरी ऑर्गन है। तो इनके माध्यम से जो हमें सूचना मिलती है वो कहां जाती है सीधे? ये कहना है अरस्तु का, आत्मा में जाता है सीधा। तो किसका अध्ययन करना चाहिए? आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। तो इसलिए मानव अध्ययन, मानव को जानना है तो किसका अध्ययन करना चाहिए? आत्मा का। और इस समय आत्मा का अध्ययन जो कॉन्सेप्ट होता था, तो अरस्तु ने क्या नाम दिया उसे? अंतःकरण। इसे ही बाद में क्या बोला गया? मनोविज्ञान या साइकोलॉजी बोला गया। फिर ये अरस्तु का काम यहाँ पर खत्म हुआ। फिर आते हैं डेकार्ट। डेकार्ट क्या बोलते हैं कि भाई आत्मा कुछ और नहीं होता, आत्मा जो है वो क्या है? रक्त है। ये कहना किसका है? डेकार्ट का। फिर इसके बाद मैंने ये दोनों का नाम लिया आपके सामने। किसका किसका? रुडोल्फ गोइकिल का। रुडोल्फ गोइकिल ने 1590 में एक बुक लिखी। इस बुक का नाम था साइकोलॉजिया। और इस बुक में इन्होंने पहली बार मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। और क्या बोला कि अरस्तु ने जो मानव अध्ययन को अंतःकरण कहा था ना, मैं आज उसे क्या नाम देता हूं? मनोविज्ञान, साइकोलॉजी बोलता हूं। वेरी गुड, यहां तक तो हो गया। अब क्या है? गैरिट भी पीछे नहीं रहते। गैरिट क्या कहते हैं कि अरस्तु ने जो आत्मा का सिद्धांत दिया था, मैं उसे समर्थन करता हूं, मुझे भी लगता है आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। और ये भी माना कि उसे अब क्या नाम दिया जाना चाहिए? मनोविज्ञान कहा जाना चाहिए अर्थात साइकोलॉजी बोलना चाहिए। और तीसरा इन्होंने काम किया, अगर मैं अरस्तु को सपोर्ट करता हूं तो साइकोलॉजी को कितने पार्ट में? 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा, एक तरफ साइकी और दूसरी तरफ लॉगस। एक तरफ साइकी और दूसरी तरफ लॉगस। तो यहाँ पर साइकी का मतलब इन्होंने बोला कि ये क्या होता है? आत्मा है। और लॉगस का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। तो यहां तक समझ में आया क्या होगा? आप यहां तक क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। तो आप मुझे ये बताओ, जब विज्ञान आएगा आगे, विज्ञान के जब लोग तर्क करना शुरू करेंगे, तो तर्क करना, प्रयोग करना जब वैज्ञानिक काल शुरू होता है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट? आत्मा का विज्ञान, ये क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा। आत्मा का विज्ञान, इसका क्या होने लगेगा? विरोध होने लगेगा। कैसे इसके अगेंस्ट में आएंगे लोग? तो आपको पता चलेगा। आप बताओ, क्या आत्मा दृश्य है? क्या विजिबल है? क्या लोग बोलेंगे आत्मा को देख नहीं सकते, तो उसका अध्ययन कैसे करेंगे? अरस्तु तो कुछ भी बोल के चले गए। तो जो वैज्ञानिक काल से संबंधित व्यक्ति थे, जो तर्क पर भरोसा करते थे, जो चीजें सामने हो उस पर चर्चा करते थे, वो लोग क्या बोलेंगे कि भाई आत्मा दिखता नहीं है, तो आत्मा का अध्ययन कैसे करेंगे? आत्मा का कोई आकार होता है क्या? तो आत्मा का कोई आकार नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। फिर आत्मा पर प्रयोग किया जा सकता है क्या? तो लोग बोले जब वो दिखता ही नहीं है तो उस पर प्रयोग कैसे करें? नहीं कर सकते। तो ये जो आत्मा का विज्ञान है, ये क्या हो गया? फेल हो गया। तो यहां पर जो मैंने आपको बताया था 4 चरण में हुआ है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या हो गया? आपका फेल हो गया। हमको ऐसे करते यहां भी इसको खत्म करना है, ये भी खत्म हो जाएगा, बचेगा लास्ट में क्या? व्यवहार। इसी कारण मैंने बताया स्टार्टिंग में कि मनोविज्ञान में क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन होता है। अब पहुंचते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। क्या ये चीज समझ में आया कि इस आत्मा का विज्ञान का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि ये दृश्य नहीं है, ये विजिबल नहीं है, इसका कोई साइज एंड शेप नहीं है, इस पे हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। जब दिखता ही नहीं तो प्रैक्टिकल कैसे करें? तो लोग इसका विरोध करने लगे। ये सिद्धांत को ही क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब चला क्या? मन और मस्तिष्क। मन का मतलब यहां पर किससे है? मस्तिष्क से है। मस्तिष्क का सिद्धांत, मन या मस्तिष्क का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं, सिद्धांत नहीं, विज्ञान लिखिएगा, सिद्धांत की जगह विज्ञान। तो यहां पर ध्यान दें, इसे कहते हैं साइंस ऑफ माइंड और ब्रेन। ब्रेन। तो ये जो कॉन्सेप्ट था,
अब फिर से नए नाम आपके सामने आने वाले हैं। ये जो मन या मस्तिष्क का विज्ञान जो था, ये पंपोनोजी ने लेकर आया है। पंपोनोजी सबके लिए नए नाम है, एक दो बार आपको रिवीजन करने की जरूरत है, स्टार्टिंग के टॉपिक में लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। तो पंपोनोजी, और इनका समर्थन कौन कर रहे थे? तो समर्थन भी काफी लोग कर रहे थे। जैसे आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा लाइबनिज, लाइबनिज, जॉन लॉक। जॉन लॉक ये बहुत बड़े फिलोसोफर है। अगर आपने हायर स्टडीज की होगी अगर इस साहित्य में या फिलोसफी में, तो आप इन सबका नाम पढ़ेंगे। लाइबनिज, जॉन लॉक। कुछ नहीं। अब यहां पर क्या है, पंपोनोजी का कहना यह है कि भाई इंद्रियों के माध्यम से जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है, इनके माध्यम से जो सूचनाएं मिलती हैं, क्या मिलती है? सूचना मिलती है, वो कहीं और नहीं जाती, आत्मा तक तो जाती नहीं, वो कहां जाती है? वो जाती है मन या मस्तिष्क में। मन या कहा जाता है? मस्तिष्क में जाता है। इसलिए हमें अगर अध्ययन करना है तो किसका अध्ययन करना चाहिए? मस्तिष्क का अध्ययन करना चाहिए। किसका अध्ययन करना चाहिए बोलते हैं पंपोनोजी? मस्तिष्क का अध्ययन करना चाहिए। और यहां पर वो पहले वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया था, आत्मा वाला। तो यहां पंपोनोजी का कहना था कि भाई आत्मा को तो मैं अस्वीकार करता हूं। और जो गैरिट ने क्या किया था, साइकोलॉजी को तोड़ा था दो भाग में, तो वो उसको मैं खारिज करता हूं और उसके स्थान पर मैं साइकोलॉजी को पुनः दो भागों में बांटता हूं, जैसे कि गैरिट ने बांटा था। गैरिट ने क्या किया था, इसको बांटा था साइकी में और लॉगस में। और अभी भी लॉगस का मतलब वही है, ज्ञान या अध्ययन, ज्ञान या अध्ययन। और मन का मतलब साइकी को इन्होंने बोला, इसका मतलब तो मैं बोलूंगा मन या मस्तिष्क ही होगा। तो अब तक साइकोलॉजी को दो बार तोड़ा गया है। पहली बार जब तोड़ा गया था तो क्या बोला गया था कि साइकी का मतलब आत्मा होता है, और दूसरी बार जब तोड़ा गया तो साइकी का मतलब क्या निकल कर आया? मन या मस्तिष्क निकल कर आया। अब अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा कि साइकोलॉजी में साइकी का अर्थ क्या है, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा, या तो आत्मा होगा या मन होगा, या आत्मा या मन। तो आप क्या बोलेंगे? साइकी का मतलब होता है या तो आत्मा दिया होगा या तो मन, वो टिक करिएगा। अगर दोनों दिया होगा तो एक ऑप्शन में लिखा होगा ए और बी दोनों, मतलब आत्मा व मन दोनों। तो आपको क्या टिक करना होगा? दोनों टिक करना होगा। क्या ये चीज समझ में आया क्या? बस इतना ही, इसमें नहीं है कुछ, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, जो हम मन बोलते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं विरोध होना शुरू होगा। इसका भी कहीं ना कहीं क्या होगा? विरोध होना शुरू होगा। कैसे? क्या मन हमारे हमको दिखता है क्या? मन या जो हमारा इंटेलिजेंस है वो किसी को दिखेगा क्या? नहीं। भाई जब दिखता नहीं है तो प्रयोग कैसे करेंगे? तो दृश्य नहीं है। दूसरा, मन का कोई आकार होता है क्या? मन का, जैसे हम बोलते हैं ना, मन नहीं है, आज कुछ खाने का मन नहीं है, आज पढ़ने का मन नहीं है, आज घूमने का मन नहीं है, किसी से बात करने का मन नहीं है, ये जो बोलते हैं, तो ये कहाँ है? किसी का आकार, इसका आकार पता है क्या? नहीं पता है। तो इसके आकार के बारे में भी नहीं पता, इसके तो स्थिति के बारे में भी नहीं पता कि मन हम किसको बोल रहे हैं। कभी मन के लिए हम क्या करते हैं, हमारे वक्ष को, मतलब क्या बोलते हैं, दिल को टच करते हैं, कभी मस्तिष्क को बोलते हैं। तो इसकी स्थिति के बारे में भी पता नहीं। फिर इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं क्या? भाई जिसकी गति हम बहुत ज्यादा मानते हैं, बोलते हैं ना मन की गति सर्वाधिक होती है, तो जिसकी गति इतनी ज्यादा हो, उसका प्रयोग कर सकते हैं क्या? या जो हमको दिखाई नहीं देता उसका प्रयोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इस कारण भी इसका बहुत ज्यादा क्या होने लगा, इस कॉन्सेप्ट का विरोध होने लगा। अब जब विरोध होगा उसी समय कोई ना कोई एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जिसको लोग सपोर्ट करेंगे, और उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्या? उस कॉन्सेप्ट को बोला गया क्या? चेतना का विज्ञान। क्या बोला गया? चेतना का विज्ञान। क्या बोला गया इसे? चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल, सॉरी,
साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया किसने, तो बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिनको हम मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, विलियम वुंड। कभी कभी इनको अगर एक्चुअल नाम इनका देखने की कोशिश करें तो इनका नाम है विल्हेम, विल्हेम वुंड है, लेकिन आजकल के किताबों में और प्रश्नों में विलियम वुंड ही पूछता है। अगर ये नाम ना दे करके ये नाम देगा तो आप इसको टिक कर सकते हैं। तो ये विलियम वुंड है जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है, और इसका समर्थन समर्थन किसने किया है, तो बहुत ये भी फेमस नाम है, विलियम जेम्स। ये विलियम जेम्स स्टूडेंट हैं, किसके स्टूडेंट हैं, तो इनके विलियम वुंड के स्टूडेंट हैं, और यही अमेरिका चले जाएंगे इनसे पूरा सीख कर, और अमेरिका में जाकर क्या बन जाते हैं, मतलब मनोविज्ञान की शाखा की स्थापना करते हैं और अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक और पूरे ओवरऑल मनोविज्ञान के आधुनिक जनक कौन कहलाते हैं, विलियम वुंड। लेकिन आपने देखा है मनोविज्ञान की जो शुरुआत है वो कहां से हुई थी, अरस्तु ने की थी। तो अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक और मनोविज्ञान का आधुनिक जनक किसको बोलते हैं, तो विलियम वुंड को बोलते हैं। अभी धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे, 2-3 बार रिवीजन होगा 2-3 दिन की क्लास में, आपको धीरे धीरे दिमाग में बैठने लगेगा ये। और दूसरा नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, ई बी टिचनर, टिचनर। तो कुछ कुछ नाम है जो एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं केवल उन्हीं नामों को यहाँ पर लिख रहा हूं, और भी आते हैं 3-4 नाम, लेकिन जो जरूरत होगी मैं केवल उतने ही नाम आपके साथ साझा करूंगा। तो ये क्या हुआ, विलियम जेम्स और टिचनर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूं, इनका एक्सप्लेनेशन और कहीं ज्यादा था। कैसे ज्यादा था, इनका कहना था कि इंद्रियों के माध्यम से हमें जो भी सूचनाएं मिलती है, या प्रथम ज्ञान, फर्स्ट नॉलेज अकर फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स, प्रथम ज्ञान, उसे क्या कहते हैं, संवेदना कहते हैं। इन्होंने उसको क्या बोला, संवेदना। उसी को इंग्लिश में क्या बोला गया, सेंसेशन। क्या बोला गया इनके द्वारा, सेंसेशन बोला गया। अब जैसे मान लेते हैं ठंडी हवा चली, जैसे बारिश हो रही होगी कहीं पर, तो हवा जो होगी वो ठंडी हो रही होगी, तो वो जो सेंसेशन पता चल रहा है वो ठंडा ठंडा, उससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, मतलब इससे जो समझ आएगा, इससे जो कॉन्सेप्ट आएगा आपके दिमाग में, वही क्या है, चेतना है। वही क्या है, चेतना है, कॉन्शियसनेस है। और इस कारण हमें किसका अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। किसका अध्ययन करना चाहिए, तो आप याद रखिएगा किसका अध्ययन करके देखना है, चेतना का, कॉन्शियसनेस का। किसका अध्ययन करना है, कॉन्शियसनेस का। तो एक क्वेश्चन ये पूछता है कि इंद्रियों के माध्यम से जो हमें प्रथम फर्स्ट नॉलेज आता है हमारे पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवेदना। क्या बोलते हैं, संवेदना। इंग्लिश में उसको बोलते हैं सेंसेशन। इतना समझ में आया क्या, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज ध्यान में रहे। नए नए नाम है आपके सामने काफी सारा, जिन्होंने कभी बीएड डीएड नहीं पढ़ा होगा, शिक्षक भर्ती की तैयारी में नहीं होंगे, वो लोग बताइए, बाकी तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। संगम, मैंने इंग्लिश भी वर्ड यूज किए हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब थोड़ा समझते हैं। अब यहां पर क्या है, विलियम वुंड बोलते हैं कि मैं तो प्रयोग भी कर सकता हूं। तो इन्होंने अपना फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है, पहला प्रयोग जो है 1879, डेट याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने वाला। क्या बोलते हैं, कहां करते हैं, तो एक विश्वविद्यालय है, लिप्जिंग, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, लिप्जिंग विश्वविद्यालय, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, या जिसे हम बोलते हैं आज कार्ल मास्क यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। कहां पर है, तो जर्मनी में, जर्मनी में। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था, तो प्रयोग किया था टीनेजर्स पर, टीनेजर्स
मतलब जिनकी एज कितनी होगी, 13 से 19 वर्ष के बीच के बच्चों पर क्या किया था, इन्होंने प्रयोग किया था। क्यों? क्योंकि चेतना समझ किनका बहुत ज्यादा अच्छा होगा, इनका ही, ये तुरंत बता सकते हैं। छोटे बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और जो बड़े हो जाते हैं इस एज के, वो कई सारी चीजों को क्या करते हैं, नहीं बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे अच्छे जो एक्सप्रेस कर सकते थे वो कौन थे? टीनेजर्स थे। तो आपको ये याद रखना है कि प्रयोग इन्होंने करके दिखा दिया 1879, कहा? लिप्जिंग विश्वविद्यालय या कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी में। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि प्रैक्टिकल कब हुआ था, मनोविज्ञान का पहला प्रयोग जो किया गया था वो कहाँ किया गया था। तो मनोविज्ञान का अब तक जो पहला प्रयोग किया गया था वो 1789 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी, जर्मनी में किया गया था। और किस पर किया गया था ये प्रैक्टिकल? टीनेजर्स पर। अलग अलग उनके संवेदनाओं, मतलब क्या हो जाता था, उनको इंफॉर्मेशन दी जाती थी या दिखाया जाता था, या क्या स्मेल करने के लिए बोला जाता था, या तो कोई फीलिंग दिखाई जाती थी टच करके। तो उन सब में कौन शामिल थे? टीनेजर शामिल थे। और वो अपना अपना क्या बताते थे? अनुभव बताते थे। उस बेसिस पे क्या हुआ था? मनोविज्ञान में पहला प्रयोग हुआ था। तो यहां पर इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई किसकी? विलियम वुंड की, जिस पर अभी तक किसी ने प्रयोग नहीं किया था। ये पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने प्रयोग किया। इसी कारण इनको क्या बोला जाता है? मनोविज्ञान का जनक या आधुनिक जनक कहा जाता है। तो अगले पेज में लिखिएगा, मैं आगे लिख रहा हूं। और चीजें देखिएगा, जैसे दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत एक एक छोटा चैप्टर हुआ करता था, क्या? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान याद होगा, सबसे पहला पॉइंट मैंने यही बताया था कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति या साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस सब्जेक्ट से हुई है। तो फिलॉसफी से मैंने पहले बताया था। तो अब ये नया विषय भी बन गया। प्रयोग जब हुआ तो एक नया विषय बना। कब बना? 1880 में एक नया विषय बना। तो ये सारा योगदान जो था, सारा जो योगदान था प्रयोग करने का भी, प्रयोग करने का और नया विषय बनाने का, विषय बनाने का, मनोविज्ञान को नए विषय के रूप में क्या करना? स्थापित करने का। ये दोनों किसने किया था? तो विलियम वुंट ने किया था। विलियम वुंट ने किया था। इसी कारण याद रखिएगा, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का आधुनिक जनक, आधुनिक जनक किसको बोलते हैं? विलियम वुंड को बोलते हैं। विलियम वुंड। अगर ये नहीं होगा तो इनके पूरा काम इनका शिष्य करता है। कौन? विलियम जेम्स। अगर वो नहीं देगा ऑप्शन में विलियम वुंड, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? विलियम जेम्स लेना पड़ेगा। और आधुनिक बोला है ना, और केवल जनक बोलेगा, मनोविज्ञान का जनक, हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो आप क्या बोलेंगे? शुरुआत कहां से हुई है? अरस्तु से। कहां से? अरस्तु से। तो हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो आप क्या बोलेंगे? अरस्तु। हु इज मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी, या हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, तो पहला ऑप्शन हमेशा आपका क्या होगा? विलियम वुंड होगा। ये नहीं दिया होगा तब आप क्या करेंगे? विलियम जेम्स को लेंगे। क्या ये चीज समझ में आया क्या? फिर से, मनोविज्ञान का जनक, फादर ऑफ साइकोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी तो विलियम वुंड, क्योंकि सबसे ज्यादा योगदान तो इनका था। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, आप लोग के लिए एकदम नया है ये। अगर मान लो आपने कभी ये सब्जेक्ट के बारे में सुना नहीं होगा क्योंकि पहली बार शामिल किया गया है, अब मैं इसके प्रीवियस क्वेश्चन भी नहीं दिखा सकता आपको क्योंकि ये पहली बार है, इंट्रोड्यूस हुआ है। लेकिन मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन हैं, जो 7 टॉपिक हैं आपके सिलेबस के। ये जो 7 टॉपिक हैं जो मैंने आपको बताए हैं, हर एक टॉपिक से हम क्या करेंगे? एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। इसमें तो मेरे ख्याल से 50-60 के आसपास है। इसमें भी 60 के आसपास एमसीक्यू है। इसमें 30-40 के आसपास एमसीक्यू पहले से रेडी है। यहाँ पर भी बहुत सारे एमसीक्यू रेडी है। समावेशी शिक्षा तो बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ तो 150-200 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये भी एक नया टॉपिक है।
यहां से भी लगभग 30-40 के आसपास एमसीक्यू रेडी हैं अभी। और जब ये पूरा करेंगे, टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे और वो सारा एमसीक्यू हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, इसके बाद 50-50 के 2 सेट आप लोग से टेस्ट भी करवाऊंगा मैं, इनमें सब पूरे सिलेबस को शामिल करके 50 और 50 2 सेट उसके सॉल्व करेंगे। यहां तक समझ में आया? अब एक बात बताओ कि आप चेतना, चेतना का मतलब होता है संवेदना से आने वाला एक प्रकार का समझ। वो समझ आपको कहीं दिखाई देता है क्या? इन्होंने प्रैक्टिकल तो कर दिया, लेकिन वो समझ कहीं पर दिखाई देता है क्या? सोचो, वो समझ को हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो वैसे ही क्या हुआ, इसका भी विरोध होने लग गया। इसका भी क्या हुआ? विरोध हुआ। कैसे विरोध हुआ? कैसे विरोध होने लगेगा? क्योंकि ये भी क्या है, समझ को हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। उस समझ का कोई आकार होता है क्या? नहीं होता। और इन्होंने प्रयोग तो किया, प्रैक्टिकल तो किया, लेकिन प्रयोग जो था सभी पर कर पाए क्या? नहीं, सभी पर ये हो नहीं पाया, पॉसिबल ही नहीं था। तो इसके कारण ये भी क्या हो गया? खत्म। तो यहां तक के कॉन्सेप्ट भी क्या हो गए? खत्म हो गए। मतलब इसको भी क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। बीच में दो मनोवैज्ञानिक भी आते हैं जो इसका, इस कॉन्सेप्ट का क्रिटिसाइज करते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। अब देखिएगा, अगला जो आया वो क्या था? व्यवहार। व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान। तो व्यवहार का विज्ञान में क्या है? इसे बोलते हैं साइंस ऑफ बिहेवियर। साइंस ऑफ बिहेवियर। और सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक जो थे वो थे वॉटसन, जे बी वॉटसन, जॉन ब्रोडस वॉटसन। तो आप जे बी वॉटसन ही याद रखें, मेन नाम इनका वॉटसन ही यूज किया जाता है, मेन नाम इनका वॉटसन ही बोला जाता है। अब इनके समर्थन में इस समय 3 लोग थे इनके साथ। तीनों का नाम इंपॉर्टेंट है, जो शिक्षक भर्ती से जुड़े होंगे उनको तीनों नाम बहुत याद होंगे। स्किनर, पावलोव, लॉ, और क्लार्क हल, क्लार्क लियोपोल्ड हल। तो क्लार्क हल, ये शॉर्ट नाम आपको याद रखना है। तो ये लोग इनका क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? इनका समर्थन करते हैं। अब जो मैं बातें बताऊंगा उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। मैंने क्या बताया था कि इंद्रियों के माध्यम से जो पहला ज्ञान मिलता है, सेंसरी ऑर्गन से जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिलता है, प्रथम ज्ञान, प्रथम ज्ञान, उसको क्या बोल देते हैं? संवेदना कहते हैं। संवेदना अर्थात क्या होता है? सेंसेशन। और उस सेंसेशन से एक प्रकार की क्या होती है? समझ। उस समझ को क्या बोलते हैं? चेतना। चेतना, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस पूरा लिख लेना आप लोग। और दूसरा होगा क्या? इसके बाद जो होता है चेतना का कार्य, चेतना का कार्य, या इसी को बोलते हैं मानसिक क्रिया। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा यहाँ पर टफ लग सकता है, या हो सकता है थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, बस 5 मिनट रुकिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मानसिक कार्य, मानसिक प्रोसेस। और उसी के बाद हम लोग क्या करेंगे? व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब समझिएगा, सपोज करो कि आप लोग 11 बजे से आप लोग का क्लास चल रहा है, दोपहर में खाने का समय है आप लोग का, और आपको इंद्रियों के माध्यम से आपको क्या हुआ? पता चला कि भाई आपको वीकनेस लग रही है। क्या लग रही है आपको? वीकनेस। और वीकनेस नहीं है, एक्चुअली में आपने खाना नहीं खाया, उस खाना ना खाने के कारण आपको वीकनेस लग रहा है। तो आप उस वीकनेस के को क्या समझ रहे हो? वो जो समझ रहे हो वो क्या है? भूख है। समझ में आया? जो शक्ति की कमी आपको पता चल रहा है, आपके अंदर से जो आवाजें आ रही हैं, पेट दर्द कर रहा है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है, या आप ये समझिएगा कि हमको जो एक लो ऑफ एनर्जी फील हो रहा है, वो क्या है हमारे लिए? संवेदना। और वो क्या बता रहे हैं? एक समझ आ रहा है हमारे अंदर, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा है, वो क्या है? समझ। उसी को तो चेतना बोलते हैं। उससे हम क्या समझ पा रहे हैं? अरे भाई ये तो भूख है। अब भूख है तो अब क्या होगा? हम मानसिक कार्य करेंगे। मानसिक कार्य में हम किसके बारे में सोचेंगे? भोजन के बारे में। कर नहीं रहे हैं भोजन, केवल भोजन के बारे में सोच रहे हैं कि अब खाना खाने का समय हो गया है, 2 से ज्यादा बज चुके हैं।
तब इसको व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या यूज करते हो? व्यवहार, बिहेवियर। इसको एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या करोगे? व्यक्त करोगे, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस करना। तो वो क्या होगा? आपका व्यवहार होगा। और यहां पर आप क्या दिखाई दोगे? खाना खाते हुए दिखाई दोगे, खाना खाते हुए। तो अगर मान लो आपके अंदर इमोशन आ रहा है, मैं उसको देख पाऊंगा क्या? आपको जो सेंसर आ रहा है, फर्स्ट नॉलेज जो आ रहा है, मैं उसको समझ पाऊंगा क्या? नहीं। आपके अंदर जो चेतना अभी आई कि भूख लग रहा है, लेकिन आपको भूख लग रहा है, किसी और को पता चल रहा है क्या? नहीं। आप भोजन के बारे में सोच रहे हो, ये किसी को पता है क्या? नहीं। लेकिन आप खाना खाते हुए किसी को दिखाई दोगे तो ये सबको दिखाई देगा। वो समझ जाएगा कि आपको भूख लगी थी और आप खाना खा रहे हो, इस कारण आप खाना खा रहे हो। तो वॉटसन का क्या कहना था कि हमें व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, जिससे हम व्यक्ति के वर्तमान स्वरूप को हम समझ सकते हैं कि उसकी आवश्यकता क्या है। इसी कारण व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। किनका कहना था? वॉटसन का कहना था। क्या जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आया? व्यक्त करना ही व्यवहार है, बिहेवियर है। एक्सप्रेस करना बोल सकते हो आप। व्यवहार का विज्ञान, कि व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, इसका समर्थन करना है। किसी को समझ में आया? आज इतना ही पढ़ाऊंगा मैं। कल इस पूरे टॉपिक को वापस से रिवाइज कराऊंगा, तो आपको लगेगा क्या कि ये तो बहुत छोटा सा था। समझिएगा, लास्ट में ओवरऑल हम कहा व्यवहार को ही देखते हैं, बिहेवियर को देख के हम समझ पाते हैं। बिहेवियर है उसको आप इजिली किसी का मन पढ़ सकते हो, किसी का आत्मा देख सकते हैं, किसी का चेतना देख सकते हैं, नहीं देख सकते। किसी में मानसिक जो क्रिया हो रही है, मेंटल प्रोसेस या मेंटल थिंकिंग, अंदर में क्या सोच रहा है नहीं पता, लेकिन हम क्या देख पाते हैं बड़े अच्छे से, वो क्या कर रहा है उसको हम देख पाते हैं। तो वो क्या है? वो खाना खाते हुए हम उसको देख पाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं अच्छा भूख लग रहा है इसलिए खाना खा रहे हैं, जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं। तो ये पूरा एक क्या है? प्रोसेस। समझ में आया होगा? एक दो दिन के बाद आपका पीडीएफ भी आपको मिलने लगेगा। मैं इसके प्रॉपर पीडीएफ भी आपको ग्रुप में शेयर करा दूंगा। क्लास स्टार्ट होने से पहले जो टॉपिक पढ़ाऊंगा केवल उसका ही मिलेगा ना, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको। आपका जिस दिन जो टॉपिक होगा उसी दिन आपको ये पढ़ना है, उसी दिन आपको मिलेगा ये। क्लियर है? तो आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।